अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम लोग इंद्रबीर सिंह की बुक से चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी का। और जिसमें हम लोग ने लास्ट इस प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो में बात की थी जो कि बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म बताया था। और ये भी बताया था कि वर्टेब्रेट्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है। उसके बाद गोनेट्स एंड गैमेट्स के बारे में बताया था। अभी हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अब जो कि ह्यूमन बीइंग किस तरीके से डेवलपमेंट करता है, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस वेयर समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस। यानी कि डेफिनेशन से हम लोग को ये पता चल रहा है कि डेवलपमेंट का मतलब एडवांसमेंट है, यानी कि एडवांस बनना है। अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर में हो और जब आप लोग पास कर जाओगे तो आप लोग के अंदर एडवांसमेंट आ चुकी है, यानी कि आप लोग एडवांस बन चुके हो। जो फर्स्ट ईयर का बच्चा होता है वो इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता जितना कि जो फाइनल ईयर वाला होता है। तो आप लोग डेवलपमेंट तो करे हो ना। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग के लाइफ में भी बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले पीरियड ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस डेट डज नॉट स्टॉप एट बर्थ। इस लाइन का मतलब होता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कभी भी जो है कि स्टॉप नहीं होती है। मतलब कि डज नॉट एट स्टॉप एट बर्थ, मतलब कि अगर जो कि बेबी है जब वो इस दुनिया में आ गया उसके बाद ऐसे नहीं कि अब उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी। जैसे कि हम लोग की जो पहले की वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे कि जो कि डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो रहा होता है, अलग अलग डेवलपमेंट चल रहा होता है यूट्रस के अंदर। पर ऐसा नहीं होता कि अब यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट हो गया तो वो उसके बाद ख़त्म। अब जो कि डिलीवरी हुई तो अब डेवलपमेंट होना बंद नहीं, उसके बाद डेवलपमेंट होते रहते हैं, कंटिन्यूस होता है डेवलपमेंट और ये कभी रुकता नहीं है। इट कंटिन्यूस आफ्टर बर्थ फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी, इरप्शन ऑफ टीथ एटसेट्रा। जैसे कि यहाँ पे बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया गया है, इरेप्शन ऑफ टीथ। यानी कि हम लोग देखते हैं जैसे जो बच्चा होता है उसके अंदर पहले दांत नहीं होता पर वो डेवलप करता है, उसके अंदर दांत निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी भी बढ़ती है, साइज में बड़ी होती है। अब हम लोग यहाँ पे फेजेस देखेंगे कि क्या क्या फेजेस आते हैं डेवलपमेंट के अंदर में। द डेवलपमेंट बिफोर बर्थ इज कॉल्ड प्री नेटल डेवलपमेंट। पैदाइश से पहले जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसे हम प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं। प्री नेटल का मतलब प्री यानी बर्थ से पहले की डेवलपमेंट, और बर्थ से पहले की डेवलपमेंट ऑफ कोर्स यूट्रस के अंदर की डेवलपमेंट होगी। यानी कि मतलब बर्थ ही नहीं हुआ तो वो है कहाँ फिर, मतलब कि वो यूट्रस की ही तो बात चल रही है ना कि यूट्रस के अंदर किस तरीके से जो कि बेबी डेवलप हो रहा है। उसके बाद डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। बर्थ के बाद की जो डेवलपमेंट होती है उसे हम लोग अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। ये एक यहाँ पे अच्छी चीज़ है, यानी कि इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर जो अभी पैदा ही नहीं हुआ और उसकी डेवलपमेंट क्या है, मतलब उसकी दिल की धड़कनें सही चल रही है नहीं चल रही है, और उसके लिम्स मतलब उसके हाथ पैर अभी सही से बने हैं नहीं बने हैं, तो ये सब हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपनी आंखों से। ये सब करने का काम प्रोफेशनल का है जो मेडिकल लाइन में, वो सब इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। ईच पीरियड इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेजेस। अब यहाँ पे आते हैं प्री डेवलपमेंट। देयर आर 3 स्टेजेस इन प्री नेटल डेवलपमेंट। देयर आर प्री इम्प्लांटेशन, जिसे प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड भी कहते हैं, एम्ब्रायोनिक पीरियड, फेटल पीरियड। बस अब मैं आपको ये बता देता हूँ प्री इम्प्लांटेशन क्या होता है। प्री इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जो पहला हफ्ता होता है, यानी कि मान लो किसी फीमेल के पीरियड्स चलने के बाद उसने जो है कि इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन के बाद अब क्या हो गया, उसका जो फर्टिलाइज एग होगा वो फर्टिलाइज करेगा और वो एंडोमेट्रियम में ट्रैवल करेगा, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसे यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, वहाँ से वो धीरे धीरे नीचे की साइड में ट्रैवल करेगा, यानी कि टुवर्ड्स दी वेजाइना ट्रैवल करेगा और वो एंडोमेट्रियम की तरफ जाएगा प्लांट होने के लिए यानी कि गढ़ने के लिए। और हम लोग यहाँ पे प्री इम्प्लांट कह रहे हैं, मतलब कि प्लांट होने से पहले का पीरियड। तो यहाँ पे कहना ये है कि वो जब अभी वो गड़ा नहीं है, एंडोमेट्रियम में जाके वो गड़ने वाला है, इस पीरियड को हम लोग प्री इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये ज़्यादा बड़ा पीरियड नहीं होता, मान लो इसमें मुश्किल से 1 हफ्ते का पीरियड होता है, मतलब आपको ये 7 दिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड, ये प्री इम्प्लांटेशन और प्री एम्ब्रायोनिक पीरियड दोनों एक ही चीज़ होती है। उसके बाद हमारा जिस दिन इम्प्लांटेशन हो जाता है उस दिन से एम्ब्रायोनिक पीरियड चालू हो जाता है नेक्स्ट 2 महीने के लिए। और जब वो 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद हमारा
फैटल पीरियड चालू होता है। फैटल पीरियड यानी कि अब जो कि उस बच्चे को अगर मान लो कि अगर किसी बच्चे का अबॉर्शन होने वाला है तो वो एम्ब्रायोनिक पीरियड में या प्री इम्प्लांटेशन पीरियड में ही किया जाता है। फैटल पीरियड में वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फैटल पीरियड होता है 3 महीने के बाद का पीरियड। अगर मान लो आप लोग ने 3 महीने से ज़्यादा बड़ा का बेबी हो गया तो उसके बाद जो कि उसको यूट्रस से बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और इसके ऊपर बहुत सारे एथिकल व्यूज़ भी होते हैं और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कोर्ट वगैरह में इस चीज़ को लेके। तो ये सब कहानी होती है। अब हम लोग उस ये सब में और डीप में जाने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पे देखा था प्री इम्प्लांटेशन प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म सिंगल सेल्ड जाइगोट टू फॉर्मेशन ऑफ प्रीमेटिव जर्म लेयर्स। देखो, इट एक्सटेंड फ्रॉम फ्यूजन मतलब कि जब फर्टिलाइजन हो गया, एक्सटेंड यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद से जो कि गैमेट्स फॉर्म सिंगल सेल्ड जाइगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद प्रीमेटिव जर्म लेयर्स बनेंगे। अब जर्म लेयर्स क्या होते हैं? जर्म लेयर्स होते हैं वो 3 लेयर्स जिन्हें कहा जाता है मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन 3 को प्रीमेटिव जर्म लेयर्स कहा जाता है। जर्म लेयर्स का मतलब होता है कि ऐसा लेयर जो कि बहुत ही मतलब जिससे जर्मिनेशन हो सके। प्रीमेटिव का मतलब होता है कि बहुत बहुत ही शुरुआत का। जो ये 3 लेयर जो मैंने अभी आपको बताया ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों बहुत ही शुरुआत के लेयर्स होते हैं जो कि एक एम्ब्रियो के अंदर दिखाई पड़ते हैं, और इन्हीं से बाकी सारे लेयर बनते हैं। इन्हीं से टिश्यू बनेगा, इन्हीं से बाकी सेल बनेंगे, इसी से बाकी ऑर्गन्स बनेंगे, और इसी से ये जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी बनने लगेंगी। of developing organism, it includes फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट। यानी कि यूट्रस के अंदर जो प्री इम्प्लांटेशन पीरियड होता है वो टोटल 14 दिनों का होता है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, यानी टोटल 2 वीक्स हो गए, पहला वीक और दूसरा वीक। यहाँ पे पहला वीक कब होगा? जिस दिन इंसेमिनेशन के बाद जब जाइगोट बन गया, जाइगोट्स बनने वाले दिन से, यानी जिस दिन जाइगोट बना उस दिन को पहला दिन माना जाएगा। और उसके बाद जो अगले 14 दिन होंगे उसे इंट्रा यूट्राइन, उसमें जो इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट हो रही होगी, जैसे क्लीवेज हो रहा होगा। क्लीवेज यानी डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? वो डेवलपमेंट कह रहा हूँ, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, मगर जब वो डिवाइड करेगा अपने आप को तभी तो वो डेवलप कर पाए, तभी उसकी डिवीजन को डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब जो जाइगोट होता है वो एक जाइगोट से 2 जाइगोट बनेगा, यानी कि एक सेल से 2 सेल बनेगा, और फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 सेल से 16, 32, 64, 128, 512, इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। द फॉलोइंग मॉर्फोजेनेटिक इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, अब जी यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब यहाँ पे यूनिफिकेशन की बात चल रही है। यूनिफिकेशन से ये मतलब है कि जब फीमेल का एग और मेल का स्पर्म यूनाइट हो जाता है तब यूनाइट होने के बाद वो जाइगोट कहलाता है। अगर यूनाइट नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्पर्म या फिर एग कहलाएगा, यानी ओव्यूम कहलाएगा। अगर वो यूनाइट हो गया यानी कि आपस में फ्यूज कर गया तो वो जाइगोट कहलाएगा। और जाइगोट में 50% स्पर्म मिला होता है और 50% एग मिला होता है। ठीक है, क्लीवेज का मतलब क्या होता है? मैं आप लोग को क्लीवेज का मतलब समझाता हूँ। देखो, क्लीवेज का मतलब होता है टू स्प्लिट, और एज का मतलब होता है प्रोसेस लिटरली क्लीवेज रेफर्स टू द अर्ली सेल डिवीजन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग zygote as it begins to develop into an embryo. These divisions are meiotic asexual, where the single cell divides into multiple smaller cells and blastomeres without growth in size. अब देखो, जो क्लीवेज होता है यहाँ पे जो सेल होता है यानी जो जाइगोट होता है वो डिवाइड कर रहा होता है मल्टीपल नंबर्स में। जाइगोट का साइज बड़ा नहीं हो रहा है, जाइगोट जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है। जाइगोट 1 ग्राम का है तो जाइगोट 1 ही ग्राम का है, पर जाइगोट अपने जैसे और कई जाइगोट बना रहा है। मतलब 1 ग्राम का एक जाइगोट, उसके बाद 1 ग्राम का एक और जाइगोट, 1 ग्राम के 2 जाइगोट हो गए। अब 2 ग्राम के 2 जाइगोट 1 1 ग्राम के, और उन्हीं से 2 जाइगोट और बन गया। इस तरीके से क्या होता है, वो डिवाइड करता है। अ सीरीज ऑफ मायोटिक डिवीजन। मायोटिक डिवीजन होता है मतलब कि जो धागे वाला डिवीजन, मायोटिक डिवीजन यानी धागे वाला डिवीजन। धागे वाला डिवीजन आपको समझ में आएगा जब मैं आपको स्पिंडल के बारे में बताऊंगा।
यानी जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेंटर में आ जाता है, और उसके बाद साइड साइड में जो सेंट्रोजोम्स होते हैं वो उसको जो कि स्पिंडल से निकलते हैं और उससे एक कनेक्ट करके अपनी तरफ खींचता है। तो ये वाला डिवीजन चल रहा होता है जाइगोट के अंदर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मोरूला। अब हम लोग यहाँ पे मोरोला की बात कर लेते हैं। मोरोला होता है यानी कि मलबरी। मलबरी मैं आपको बताऊँ, मलबरी बहुत मतलब मलबरी का मतलब तो वैसे सहतूत होता है, बहुत से लोगों ने खाया भी होगा। जिस तरीके से सहतूत दिखता है ना, मतलब सहतूत को आप लोग देखना, वो हरा कलर का दिखता है। जब कच्चा सहतूत होता है वो हरा कलर का दिखता है, जब पक जाता है तो वो बैगनी नीला नीला हो जाता है, डार्क डार्क नीला कलर का। तो सहतूत जिस तरीके से दिखता है ना, मोरूला भी सेम इसी तरीके से दिखता है। यानी कि जो जायगोट होता है, जायगोट जब डिवाइड हो रहा होता है, मतलब अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई कर रहा होता है, वो धड़ाधड़ बढ़ रहा होता है अपने नंबर्स में, तो वो बिल्कुल सेम वो जो सहतूत होता है उसकी तरह दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए उसको मोरूला कहा जाता है, यानी कि मलबरी। इंग्लिश में सहतूत को मलबरी कहा जाता है, और मोरूला इसीलिए उसका नाम मोरूला रख दिया गया है। यानी कि जो डेवलपिंग जाइगोट होता है और वो जब मलबरी की तरह दिखने लगता है, यानी सहतूत की तरह दिखने लगता है, तब उसे मोरूला कहा जाता है। अब देखो, मोरोला माइग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लीवेज जाइगोट। एग्जांपल, मोरोला अलोंग द फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स द यूट्रस ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टो यानी स्प्राउट, और सिस्ट का मतलब होता है सेक। लिटरली द ब्लास्टोसिस्ट स्प्राउट लाइक सेक इज अ hollow स्ट्रक्चर इन एन अर्ली embryonic development. It forms approximately 5 to 6 days after fertilization in human. The outer layer trophoblast develops into the placenta, while the innermost layer embryoblast gives rise to the embryo. It is crucial stage for implantation in the uterine tube. अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? देखो, ब्लास्टोसिस्ट होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स प्लास्टोमेर्स ऑफ क्लीवेजिंग जाइगोट बिकम्स ब्लास्टोसिस्ट। बहुत भारी भरकम टर्म है ये। ब्लास्टोसिस्ट होता है यानी वो सेल्स जो अंदर से हॉलो होते हैं और वो डिवाइड कर रहे होते हैं जाइगोट बनने के बाद। जाइगोट यानी मोरूला के बाद जो सिस्ट होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट कहलाते हैं। जाइगोट है वो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज हुआ है, मगर इम्प्लांट वहाँ नहीं होगा। इम्प्लांट वो नीचे की तरफ आके होगा, यानी कि वेजाइना की तरफ ट्रेवल करेगा और यूट्रस में जाके इम्प्लांट कर जाएगा। तो वो जब जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, यानी कि मल्टीपल हॉलो सेल्स बनता जाएगा और नीचे की तरफ आता रहेगा, उसको ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इम्प्लांटेशन की बात करते हैं हम लोग। इम्प्लांटेशन, process of attachment of blastocyst to the uterine endometrium is called implantation. जो जाइगोट था वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ, यानी उसने अपना नंबर इंक्रीज़ किया, और नंबर इंक्रीज़ करने के साथ ही वो जब नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा था वेजाइना की साइड में, तब वो ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल करता ही रहेगा। अगर ट्रैवल करता ही रहा तो वो तो सीधा वेजाइना से बाहर ही आ जाएगा ना, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, वो जो यूट्रस होता है वहाँ पे जाके जो चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम लेयर होती है और उसमें जाके चिपक जाता है। जब वो चिपकता है तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं, यानी कि किसी चीज़ का गढ़ना। जैसे प्लांट हम लोग प्लांटेशन करते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, बीज को गाड़ते हैं, ज़मीन के अंदर हम लोग गाड़ रहे होते हैं, तो उसी तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो बीज है जो मतलब जो जाइगोट है वो गढ़ रहा है कहाँ पे, एंडोमेट्रियम के अंदर गढ़ रहा है। स्पेशलाइजेशन ऑफ प्राइमोर्डियल एम्ब्रियोनिक टिश्यू, इट इन्वॉल्व्स स्पेशलाइजेशन ऑफ blastomeres to form embryonic structure, embryoblast, and supportive nutritive structure, trophoblast. जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उससे एम्ब्रियोब्लास्ट बनता है और ट्रोफोब्लास्ट बनता है। जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, यानी कि उससे बेबी बनता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उससे प्लेसेंटा बनता है। ट्रोफो का मतलब होता है फूड, और ब्लास्ट का मतलब होता है फूड सेल्स। तो जो फूड सेल्स होता है वो क्या होता है, वो जो उम्बिलिकल ट्यूब होता है, उम्बाइलिकल ट्यूब जो बोलते हैं, जो मतलब जिसे जो हमारी नाभि से कनेक्ट होता है,
वो वाली ट्यूब जो होती है ट्रोफोब्लास्ट से बनती है और साथ ही साथ प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट से बनता है। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, बच्चे को नरिशमेंट पहुंचाता है। खाना कहाँ से पहुंचता है, बच्चे के पेट में, बच्चा पेट में, और उसके अब बच्चे के जो बच्चा पेट में, उसके पेट में खाना कहाँ से जाएगा, तो वो जाता है जो हमारा जो नाभि होता है उसके थ्रू, जो कि जो मम्मी खाती है वही उसको वो नरिशमेंट उस बच्चे को मिल रहा होता है। तो वो जो नरिशमेंट मिलने वाला जो पाइप है वो ट्रोफोब्लास्ट से बनता है, जबकि जो बच्चा होता है वो एम्ब्रियोब्लास्ट से बन रहा होता है। उसके बाद डिफ्रेंसिएशन ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट टू फॉर्म प्रिमिटिव टू लेयर बाइलेमिनियर जर्म डिस्क हैविंग एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो फर्दर डिवाइड करता है दो बाइलेमिनियर यानी दो शीट के अंदर डिवाइड करता है। एक जो दो जिसे जो जो जिसे दो जर्म सेल्स भी कहते हैं, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। उसका डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंटोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है और जो सिंटोट्रोफोब्लास्ट होता है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्लेसेंटा को, और जो कि उम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, इन दोनों को बनाते हैं। ये ऑन्टोजेनिका मैंने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। तो ये वाला चार्ट हम लोग अभी यहाँ पे नहीं देखने वाले। अब मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ। देखो ये वाला चार्ट कितना अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे देखो स्पर्म है, स्पर्मेटोजून है, उसके बाद ओवम है। ये दोनों क्या हुआ, एक जगह पे मिले, और एक जगह पे मिलने के बाद इन दोनों ने जाइगोट बनाया। जाइगोट बनाने के बाद इन दोनों ने वो जाइगोट डिवाइड हुआ, मतलब एक सिंगल सेल से 4 सेल बने। फिर वो 4 सेल और ज़्यादा डिवाइड हुआ, क्लीवेज इनटू ब्लास्टोमर्स। यानी कि क्लीवेज का मतलब होता है स्प्लिट होना, यानी कि कटना। यानी कि कटने से मतलब ये नहीं कि सेल कट रहा है, कटने से मतलब है कि वो डिवाइड हो रहा है। मतलब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो काट के करते हैं, तो वही क्लीवेज। मोरुला यानी कि वो सहतूत की तरह बन जाता है, यानी सहतूत की तरह उसका गुच्छा बनने लगता है, सेल्स का गुच्छा बनने लगता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लास्टोमर्स, जो ब्लास्टोमर्स होता है वो अंदर से खाली होता है। बहुत सारा सेल जो मोरुला होता है, जब बहुत सारा सेल होता है वो बन जाता है, उसके बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट फिर फर्दर और डिवाइड होता है। एक होता है ट्रोफोब्लास्ट में, एक होता है एम्ब्रियोब्लास्ट में, और एक होता है ब्लास्टोसील में। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करते हैं। देखो ट्रोफोब्लास्ट में क्या क्या आता है। ट्रोफोब्लास्ट से बनता है डेसिडुआ बैसिलस, डेसिडुआ कैपुलरीज एंड यूट्राइन कैविटी डेसिडुआ पेटेलरीज। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि एंडोमेट्रियम में जाके प्लेसेंटा बनता है। एंडोमेट्रियम में जब वो ट्रोफोब्लास्ट एम्बेड हो जाता है, उसके बाद वो प्लेसेंटा को बनाता है और उम्बिलाइकल कॉर्ड को बनाता है। ये दे रखा है यहाँ पे ब्लास्टोसील, जिससे यॉर्क सैक बनता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्यूचर गट, प्री इम्प्लांटेशन पीरियड ऑफ, ये तो ये दे रखा है। उसके बाद एम्ब्रियोब्लास्ट यहाँ पे बता रखा है। देखो एम्ब्रियोब्लास्ट में बता रखा है कि एम्ब्रियोब्लास्ट से एम्ब्रियो बनेगा, और उस एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर आगे बनेंगे। पहला लेयर बनेगा एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर बनेंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एम्ब्रायोनिक पीरियड के बारे में। It extends from 3rd week of intrauterine life to 8th week of intrauterine life. The following morphogenetic event takes place during this period. जो एम्ब्रायोनिक पीरियड होता है वो शुरू होता है 3rd वीक से, यानी तीसरे हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक। यानी कि तीसरा हफ्ता हो गया, यानी तीसरा हफ्ता से लेके 8 हफ्ता, यानी कि जो पहले महीने में 1 महीना कम, और जो कि दूसरा महीना, ये हो गया टोटल 5 हफ्तों का जो वक्त होता है उसे एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। और जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे में कोई खराबी हो जाए। इम्प्लांटेशन के वक्त इतना चांसेस नहीं होता, और ना ही जब ये वाला पीरियड एम्ब्रायोनिक पीरियड ख़त्म हो जाता है तब भी इतना चांस नहीं होता कि बच्चे में कोई खराबी हो जाए। यानी मान लो कि कोई, मतलब जिसे कहते हैं ना पैदाइशी बीमारी, तो वो जो पैदाइशी बीमारी होती है वो इसी टाइम पे होती है, एम्ब्रायोनिक पीरियड के टाइम पे हो रही होती है। तो इस टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं उन्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्ड जर्म डिस्क विद अपीयरेंस ऑफ मीजोडर्म इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अब देखो जो एम्ब्रायोनिक पीरियड होता है इसमें हो क्या रहा होता है, इसमें होता है
ट्राइलेमिनर जर्म डिस्क डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जो तीन जर्म जर्म डिस्क होती है वो बन रही होती है। पहली जर्म डिस्क होती है जो हमारा एंडोडर्म है, उसके बाद मीजोडर्म है, उसके बाद एक्टोडर्म है। जो एक्टोडर्म है उससे हमारी स्किन बनती है। एक्टो का मतलब जो बाहर की स्किन, और डर्म का मतलब ही स्किन होता है, यानी कि वैसे यहाँ पे स्किन का मतलब लेयर से है। जो एम्ब्रायो की जो बाहरी लेयर होती है उससे उसके स्किन बनेगा और उससे उसके हेयर बनेंगे, और जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो सारा इसी से बनेगा। उसके बाद जो मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म क्या करेगा, मीजोडर्म इन दोनों के बीच में होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म होता है। जो मीजोडर्म होता है वो बनाता है क्या कहते हैं, हमारे बोन्स को बनाता है, बाकी चीज़ों को बनाता है, खून को बनाता है और कई सारी चीज़ों को बनाता है। और एंडोडर्म हमारे फेफड़े को बनाता है, दिल गुर्दे को बनाता है, ठीक है। उसके बाद अर्ली ऑर्गेनोजेनेसिस, और एक और काम चल रहा होता है, यानी कि हमारे ऑर्गन्स का जेनेसिस हो रहा होता है, यानी ऑर्गोनोजेनेसिस हो रहा होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्राइमोडिया ऑफ वेरियस ऑर्गन सच एस लंग्स हार्ट। इस टाइम पे जो कि ऑर्गन बनने का काम चल रहा होता है, यानी कि जो हमारा लंग, हार्ट और लीवर होता है ये सारा भी बन रहा होता है। और इस टाइम पे हार्ट धीरे धीरे धड़कना चालू हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक सपोर्टिव ऑर्गन्स एंड मेम्ब्रेन्स, और जो ये एम्ब्रायनिक पीरियड होता है इसमें हमारा प्लेसेंटा बनना चालू हो जाता है, उम्बिलाइकल कॉर्ड बनना चालू हो जाता है, अमीनियन एलियन टॉइस हो जाता है। अमीनियन क्या होता है अब मैं ये बता देता हूँ। जो बच्चे का कवरिंग होता है, यानी जिस कवर के अंदर बच्चा रखा होता है वो जो है एमिनियोस के नाम से जाना जाता है। और एलेंटॉइस क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। देखो, एलेंटॉइस होता है फ्लावर वेसल ड्यूरिंग विच फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग कंटिन्यूड फ्लूइड। देखो, प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा बहुत भारी सा जो है कि मांस का टुकड़ा होता है जो पेट में होता है, यानी यूट्रस में होता है। और उसके बाद एम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, उसके बाद एमिनियन होता है, एंटेलॉइस होता है। अब हम लोग फेटल पीरियड की बात करने वाले हैं। यहाँ पे फेटल पीरियड स्टार्ट होता है 9th वीक टू 9 month। दिस पीरियड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। फेटल पीरियड में आखिर क्या हो रहा होता है, ग्रोथ ऑफ फीटस इन ऑल डायमेंशन, यानी कि हर डायमेंशन में, हर डायमेंशन देखो उसको मिल चुका है। फीटस के पास जो डायमेंशन होता है, मतलब कि किस डायमेंशन में ग्रोथ करेगा, यानी कि उसको अपना डायमेंशन मिल चुका है। उसके उसके हाथ का डायमेंशन एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, उसको अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाना है। यानी कि एम्ब्रायो के पास बहुत छोटा सा हाथ होगा, मगर जो फीटस होता है उसको अपने हाथ को बढ़ाना है, तो वो अपने हाथ की ग्रोथ करेगा, ठीक है, अपने हाथ का साइज बड़ा करेगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन ऑफ वेरियस बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बन रहे होते हैं अपने अपने काम के लिए, ताकि जब डिलीवरी हो तो उसके बाद वो वेल डेवलप्ड डिलीवरी हो। ऐसा नहीं हो कि वो बॉडी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से स्पेशलाइज हुए ही ना हो और उसी वक्त वैसे में डिलीवरी हो जाए। पोस्ट नेटल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, इट एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल टू अडल्टहुड। पोस्ट नेटल पीरियड जो होता है ये बर्थ से, यानी पैदाइश के बाद की डेवलपमेंट, हम लोग उस डेवलपमेंट को कहते हैं जो कि जन्म के बाद से अडल्टहुड यानी कि बड़प्पन तक होती है। द वेरियस स्टेज इन पोस्ट नेटल डेवलपमेंट्स आर एज फॉलोज। न्यू नेटल पीरियड, इट एक्सटेंड फ्रॉम बर्थ टू 28 days आफ्टर बर्थ। न्यू नेटल पीरियड की बात चल रही है। ये शुरुआती 28 दिन होते हैं, यानी कि पहले दिन से लेके और 28 दिन का जो बेबी होता है उसे न्यू नेटल पीरियड का बेबी कहते हैं, यानी कि वो उस टाइम पे न्यू नेटल पीरियड में होता है। दीज फर्स्ट 4 weeks आर क्रिटिकल इन द लाइफ ऑफ द न्यू बॉर्न न्यू नेट एज वेरियस सिस्टम स्पेशली रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट। जो न्यू नेटल पीरियड होता है, अभी तक जो बच्चा होता है न्यू नेटल पीरियड से पहले वो जो उसका दिल उतनी तरीके से नहीं धड़क रहा होता है, और उसको जो कि सांस की दिक्कत उतनी तरीके से नहीं हो रही होती है जितनी कि अब उसको हो रही होती है, क्योंकि अब उसको अपने आप सांस लेना पड़ रहा होता है। प्लेसेंटा को काट दिया जाता है ताकि
जो कि मदर को और बेबी को अलग किया जा सके। और जब मदर और बेबी को अलग किया जाता है तो बेबी को सांस, बेबी का वो जो पाइप होता है, जो प्लेसेंटा में जो उम्बिलाइकल कॉर्ड होता है, वो सांस प्रोवाइड कर रहा होता है। पर जब वो काट दिया जाता है तो मदर से उसको सांस मिलना बंद हो जाता है और उसको, बच्चे को अपने आप खुद से सांस लेना पड़ता है। और उसका दिल जो कि बाहर के एनवायरनमेंट में आते ही अच्छे से धड़क, मतलब फुल फॉर्म में धड़कना चालू हो जाता है। पहले वो उतनी तरीके से फुल फॉर्म में नहीं धड़क रहा होता है जितना पेट के अंदर होने पे धड़क रहा होता है। पर जैसे ही वो डिलीवरी होने के बाद जो कि बेबी को जो कि अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन करना है और सांस को पूरी बॉडी में फैलाना है, तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा मान लो ऐसा है जो बहुत कमज़ोर, जैसे जो मतलब बहुत कमज़ोर डिलीवरी हुई है उस बच्चे की, तो उसका दिल जो कि धड़क नहीं पाएगा, वो सांस लेने में उसे दिक्कत आने लगेगी। खासकर ऐसा होता है जो प्री टर्म बेबी होते हैं, यानी कि जो 27 हफ्ते से पहले के बेबी होते हैं ना, जिनकी अर्ली डिलीवरी होती है, तो उन लोगों का ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो लोग सांस ले पाए। तो उन लोग को ना मशीन लगा के सांस दिलाई जाती है। और उन बच्चों का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो कि बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है, जो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा। न्यू नेटोलॉजी, और इस जो ये न्यू नेटल पीरियड होता है, इसके लिए एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसे न्यू नेटोलॉजी कहा जाता है, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ न्यू नेट्स। यानी कि जो एक एक दिन से लेकर 28 दिन तक के बच्चों की केयर करते हैं, वो इस ब्रांच को चूज़ करते हैं, न्यू नेटोलॉजी। उसके बाद पेरीनेटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट टेक्स केयर ऑफ द fetus and newborn from 8 weeks of intrauterine life to the 6th day of extrauterine life। अब यहाँ पे प्री नेटोलॉजी की बात चल रही है। प्री नेटोलॉजी की यानी कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है और उस टाइम से लेके पहले हफ्ते तक, जो बच्चे मतलब डिलीवरी का जो पहला हफ्ता होता है, वहाँ तक जो लोग बच्चे की केयर करते हैं उन्हें प्री नेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और वो लोग जिस ब्रांच में काम कर रहे होते हैं उसे प्री नेटोलॉजी कहा जाता है। और प्री नेटोलॉजी स्टडी ऑफ मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन की स्टडी है जिसमें वो लोग जो 28 वीक्स का बेबी होता है इन द यूट्रस, और उसके बाद फर्स्ट वीक का जो बेबी होता है आउटसाइड द यूट्रस, उस पर फोकस करते हैं। उसके बाद इन्फेंसी, इट एक्सटेंड फ्रॉम 1 मंथ to 1 year एंड द न्यू बॉर्न ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड इन्फेंट। अब इन्फेंट का मतलब ही मैं आपको बता देता हूँ। इन्फेंट का मतलब होता है, फेंट का मतलब होता है बोलना, यानी बोलने वाला। और इन्फेंट का मतलब होता है, इन का मतलब होता है ना बोलने वाला, मतलब जो इन्फेंट होता है वो बोल नहीं सकता। और इस बात से आप समझ सकते हो कि बच्चे बोल नहीं सकते, इसीलिए उन्हें इन्फेंट कहा जाता है। और ये 1 ईयर तक के बच्चे, यानी 1 साल तक का बच्चा बोल नहीं सकता, इसलिए उसे इन्फेंट कहा जाता है। चाइल्डहुड, इट एक्सटेंड फ्रॉम 2nd year to 12th year ऑफ एज एंड एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ चाइल्ड। जो 2 साल से लेके 12 साल का बच्चा होता है उसे चाइल्ड कहा जाता है। इट इज़ द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीडियाट्रिक एज। और इसी समय को पीडियाट्रिक एज कहा जाता है। पीडियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिशियंस, द मेडिकल ब्रांच दैट डील्स विद द इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड पीडियाट्रिक्स। और जो इस उम्र वाले बच्चों से डील करती है उसे उस डॉक्टर को पीडियाट्रिक्स कहा जाता है। और जो ब्रांच होती है उसे पीडियाट्रिशियन कहा जाता है। द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स दैम इज नोन एज पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। प्यूबर्टी, इट एक्सटेंड फ्रॉम 12 ईयर to 16 ईयर। अब जो 12 साल से लेकर 16 साल का बच्चा होता है वो प्यूबर्टी एज वाला बच्चा होता है, यानी देर विल बी रैपिड फिजिकल ग्रोथ। उसकी फिजिकल बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ हो रहे होते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। जैसे लड़का है तो उसके अंदर जो है कि टेस्टिस के डेवलपमेंट हो रहा होगा, और अगर लड़की है तो ओवरीज का डेवलपमेंट हो रहा होगा, और उसको मेंस्ट्रुएशन, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन आना चालू हो जाता है, और उनके हार्मोन्स में चेंजेस हो रहे होते हैं। एडोलेंस, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 17 to 20 ईयर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर विल बी रैपिड फिजिकल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैचुरेशन, द प्रोडक्टिव एबिलिटी इज, मतलब इस टाइम पे जो बच्चा होता है वो जो कि रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाता है। और ये जो होता है 17 साल से लेके 20 साल तक की उम्र वाले बच्चे को कहा जाता है। बच्चा नहीं, मतलब जो एक तरीके से एक जवानी हो गया। अडल्टहुड इज एक्सटेंड फ्रॉम 21 ईयर से लेके 40 साल तक के इंसान को अडल्टहुड में गिना जाएगा, यानी कि वो अपने अडल्टहुड में। उसके बाद मिडिल एज, यानी कि अगर कोई इंसान है जो 40 साल से 60 साल का है तो वो मिडिल एज। और अगर वो 60 साल से बूढ़ा है
तो हम लोग उन्हें बूढ़े की कैटेगरी में डालेंगे, यानी ओल्ड, वो अपने ओल्ड एज में है। इट एक्सटेंड फ्रॉम, और जब तक कि अंटिल डेथ। नोट इन दिस बुक वी विल स्टडी प्री नेटल डेवलपमेंट ओनली। पर हम लोग इस बुक में जो है कि क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ पे हमने कितनी ब्रांच के बारे में बात की, कितने सारे ब्रांच थी हम लोग। न्यू नेटोलॉजी था, यानी न्यू नेटोलॉजी में क्या था, जो बच्चा है डिलीवरी के बाद 1 हफ्ते तक का बच्चा। उसके बाद प्री नेटोलॉजी, यानी डिलीवरी से पहले का बच्चा, मतलब डिलीवरी 27 वीक से लेकर डिलीवरी तक का, यानी पहला डिलीवरी वाला जो पहला हफ्ता है वहाँ तक का बच्चा। अब इसमें इतनी सारी स्टडी है, तो हम कौन सी स्टडी करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं इन दिस बुक प्री नेटल डेवलपमेंट ओनली। मतलब हम जो ये यूट्रस में जो डेवलपमेंट होती है हम उसी को कवर करने वाले हैं। और एक यहाँ पे एक ये नोट दिया हुआ है ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी के बारे में। ऑन्टोजेनी कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग बोथ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल periods of development is called ontogeny. It is the expression of a blueprint of life hidden in genes. It includes progressive changes followed by retrogressive changes. It involves various process such as cell division, differentiation and growth. Phylogeny, देखो ऑन्टोजेनी में जो है कि हम लोग किसी की लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। लाइफ साइकिल में आपको दिखाता हूँ, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, कहाँ चला गया वो चार्ट, पहले में ही वो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, देखो ये रहा। ये ऑन्टोजेनी है, लाइफ साइकिल ऑफ अ ह्यूमन। फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, और धीरे धीरे जो है कि ऐसे करते करते बर्थ हुआ, न्यू बॉर्न हुआ, इन्फेंट हुआ, चाइल्ड हुआ, प्यूबर्टी, फिर वो अडल्ट एज में, मिडल एज में, फिर ओल्ड एज में, और फिर वो मर जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई इस इतने पीरियड की किसी ने पढ़ाई करनी है तो वो क्या करेगा, वो ऑन्टोजेनी कर रहा है, मगर वो पैदाइश से पहले, यानी कि अभी बच्चे का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ पर वो उसके एंसेस्टर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा है, तो वो फाइलोजेनी कर रहा है, यानी कि फाइलोजेनी की स्टडी कर रहा है। एवोल्यूशनरी एंसेस्टरल हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी. It includes development changes in various organs. Example: kidney, heart and organ system, respiratory skeleton starting from fish, amphibians, reptiles and birds, mammals. अब देखो फाइलोजेनी में हम लोग जो कि क्या पढ़ते हैं, फाइलम के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फाइलम जेनेसिस कैसे हुआ, मतलब जो हमारी हार्ट किडनी है जो अभी है हमारे पास, ये अभी ऐसी है, पर क्या पता हमारे जो दादा और जो मतलब मान लो हमसे 100 साल पहले, 100 तो नहीं, मान लो 1000 या 10,000 साल पहले जो इंसान थे, क्या उनके पास भी ऐसी किडनी थी या फिर ऐसा ही हार्ट था, या हो सकता है ना कि पहले उनके पास कुछ और हमारे अंदर कुछ और आ गया, मतलब उनका जैसे होता है ना कि डेवलप कर गया, मतलब पहले के इंसान में किडनी नहीं थी पर एनवायरनमेंट में ऐसा हुआ कि किडनी की ज़रूरत पड़ने लगी, तो इंसान के अंदर एवोल्यूशन हुआ और उसने अपने अंदर किडनी बना ली। तो इस तरीके की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे इंसान की, उन्हें फाइलोजेनिस्ट कहा जाएगा। ऑन्टोजेनी रिपोर्ट्स रिपीट्स फाइलोजेनी, जो ऑन्टोजेनी होती है वो फाइलोजेनी की रिपीट करती है। लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। दिस इज ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म लाइक हार्ट, लंग एंड किडनी। जैसे कि जो हमारी हमारी जो हिस्ट्री है, मतलब अगर हमारी हिस्ट्री किसी को पता करनी है तो वो ये देख ले कि किस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हार्ट, लंग, किडनी पाए जाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे एंसेस्टर उन्हीं की तरह उन्हीं के एंसेस्टर से मेल खाते हों। तो आने वाली वीडियो में हम लोग इस पे बात करेंगे प्रेगनेंसी, गेस्टेशन, ट्राइमेस्टर वाइबिलिटी के बारे में।